नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मेजर कॉम्पैक्ट ऑपरेशन शुरू होने की पुष्टि की है। इजरायल ने भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए। कई देशों में भी अलर्ट जारी है और कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इधर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर दौरे में रहेंगे, जहां वे 16,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य पूर्व तनाव के बीच सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। वहीं खेल जगत से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। दक्षिण में कर्नाटका की राजनीति और आंतरिक आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। अमेरिका इजरायल के एयर स्ट्राइक में 40 की मौत। नेतन्याहू बोले आयतुल्ला शासन खत्म करना लक्ष्य। तेहरान के मिसाइल हमले के बाद स्कूल बंद, सार्वजनिक जमावड़ों पर रोक। एयर स्पेस बंद होते ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान प्रभावित। नवी मुंबई एयरपोर्ट अलर्ट पर। अमेरिका इजरायल पर गंभीर आरोप, तेहरान में हमले जारी रहने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग में बदलता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले इजरायल ने भी ईरान पर मिसाइल हमले किए थे। इजरायल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उत्तर इजरायल में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई, जब इजरायली सेना ने ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन जैसे कई देशों में भी धमाकों की खबरें आई है, जहां अमेरिकन सैन्य ठिकाने मौजूद है। ईरान की फर्स्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कतर के एआई उदेद एयर बेस और बहरीन में अमेरिकन नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो गंभीर परिणाम होंगे। यूएई ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। मध्य पूर्व में हालत बहुत तनावपूर्ण बने हुए है। इजरायल ने इस ऑपरेशन को एपिक फरी नाम दिया और इसे प्रीएम्प्टिव हमला बताया। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मेजर कॉम्पैक्ट ऑपरेशन की पुष्टि की। हमलों के दौरान ईरान के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई गई। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकन ठिकानों पर पलटवार किया। ईरान ने यूएई, बहरीन, कतर और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मध्य पूर्व के कई देशों के एहतियात के तौर पर अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। कई देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित स्थल पर रहें और बेवजह बाहर ना निकले। हालत बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ने आज ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया है। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि वह पश्चिमी ईरान में ईरानी शासन के कई सैन्य ठिकानों पर व्यापक कार्रवाई कर रही है। ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में जोरदार धमाकों की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि ये अभियान अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने इसे प्रीएम्प्टिव अटैक बताया और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। हमले के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और मोबाइल सेवाएं प्रभावित हुई है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे। इजरायल में सायरन बजने लगे और लोग सुरक्षित स्थल पर पहुंचे। कई देशों
जैसे कतर, कुवैत और यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस बढ़ते तनाव से पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल दुनिया भर की नजरें इस स्थिति पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के अजमेर दौरे में रहेंगे। इस दौरान वे 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी विकास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री 14 साल की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण का राष्ट्रीय अभियान भी शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य सर्विकल कैंसर से बचाव करना है। सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए वे बंदीकुई से जयपुर तक 4 लेन एक्सप्रेस सहित कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जोधपुर में एलिवेटेड रोड और बारंग जिले में स्टेट हाईवे का शिलान्यास भी करेंगे। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नौरंग और परवान अकवाड़ पेयजल परियोजना की भी आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही नवीकरण ऊर्जा के ट्रांसमिशन सिस्टम और नए ग्रिड सबस्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए 21,800 से अधिक नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सरकार ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील भी की है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जब इजरायल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हुई, तब निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड और सिल्वर की ओर रुख किया। MCX पर सोने की कीमत लगभग 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि चांदी 5% से ज्यादा उछलकर करीब 2,82,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालत और बिगड़ते हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और रुपए में कमजोरी आती रहेगी, तो सोना 2 लाख और चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए लंबी अवधि तक तनाव बना रहना जरूरी होगा। तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक सोना फिलहाल मजबूत ट्रेंड में है और 1,60,000 का स्तर इसके लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है। वहीं चांदी में भी तेज ब्रेकआउट देखने को मिला है और अगर ये 2,85,000 के ऊपर टिकती है तो 2,95,000 तक जा सकती है। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार खिताब जीतने के बाद मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने टीम के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपए का इनाम और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर ने 8 बार की चैंपियन कर्नाटका टीम को हुबली में खेले गए फाइनल में हराकर ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। टीम ने पहली बार में 584 रन बनाए। शुभम पुंडीर ने शानदार शतक लगाया, जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में कर्नाटका की ओर से मयंक अग्रवाल ने 160 रन बनाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के गेंदबाज अकीब नबी दर के घातक गेंदबाजी, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए, ने टीम को 291 रन की बड़ी बढ़त दिलाई। दूसरी पारी में कमरन इकबाल और साहिल लोट्रा ने शतक लगाकर टीम की पकड़ और मजबूत कर दी। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी की बड़ी बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का शान बताया है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इस बीच पूर्व कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने कहा है कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो उनके भाई और कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर नहीं लिखा है तो कोई भी उन्हें CM नहीं बना सकता। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में हथियारों की जरूरत नहीं होती, यहाँ धैर्य यानी पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने भाई को CM बनाने की कोशिश छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं है जिसे वे छोड़ दे।
उन्होंने उन खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी जिनमें कहा जा रहा है कि कुछ विधायक दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर स्पष्टता मांग रहे हैं। इस पर सुरेश ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये विधायकों का व्यक्तिगत मामला है जिसमें पार्टी ही फैसला करेगी। वहीं जब सामाजिक कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कहा कि अगर सिद्धरामैया की जगह कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो वह दलित समुदाय से होना चाहिए। इस पर सुरेश ने कहा कि हर किसी को आकांक्षा रखने का अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की गारंटी योजना पर भी कहा कि ये जनता से किए गए वादा है और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सरकार को 5 साल तक इन वादों को निभाना ही होगा। कर्नाटका में आंतरिक आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर दलितों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार अब भी पुराने आरक्षण फॉर्मूला के तहत 56,432 पदों पर भर्ती कर रही है, लेकिन 17% अनुसूचित जाति कोटा के अंदर आंतरिक आरक्षण लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आंतरिक आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन अन्य राज्यों जैसे झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना ने इसे लागू किया है। बीजेपी का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मैया के दौरान एससी आरक्षण 15 से बढ़कर 17% और एसटी 3 से 7% किया गया था। बीजेपी का कहना है कि सरकार स्पष्ट करे कि आंतरिक आरक्षण कब और कैसे लागू होगा, वरना प्रभावित समुदाय में असंतोष बढ़ेगा। वहीं सरकार ने कानूनी और तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। मुद्दे पर राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।